द थर्ड आई की लर्निंग लैब प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, श से शिक्षा, जहां सुनेंगे हमारे डिजिटल एजुकेटर्स द्वारा लिखे उनके शिक्षा के अनुभव उन्हीं की आवाज में। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित फलोदी शहर का रहने वाला हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने कई लेखकों को पढ़ा है, जिसमें मैंने अपूर्वा सैनी की मधुमालती, नीलेश मिश्रा का पहला प्यार और बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शंकर की चौरंगी को खास करके पसंद किया है। इन सबको पढ़कर ऐसा लगा कि मेरी भी एक कहानी है जिसको मैंने जिया है, जिसे मैं काफ़ी समय से लिखना चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे लिखूं। शंकर का बार बार फ्लैशबैक में जाना, नीलेश मिश्रा का ह्यूमर और लहजा और अपूर्वा सैनी की मधुमालती की लघु कथाओं से प्रभावित होकर मैंने अपने हॉस्टल के किस्सों को डायरी की पन्नों के रूप में एक धागे में पिरोया है। इसका एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जियो वाईफाई का टावर। हैंडपंप से टप टप पानी गिर रहा है। बाहर गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने से निकल रही हैं। दीवारों से कलर की पपड़ियाँ हवा से उखड़कर नीचे गिर रही हैं। हॉस्टल सुनसान है। रूम के दरवाजे बंद हैं। शायद सभी सो रहे हैं या फिर कोई नई फिल्म देख रहे होंगे। अब मैं हॉस्टल के 1-2 लड़कों को जानने लगा हूँ। हॉस्टल में दिक्कत तो कोई नहीं, बस सुबह सुबह पानी की बाल्टी की दिक्कत रहती है। आसानी से बाल्टी नहीं मिलती। नहाने के लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। कपड़े तो धो लेता हूँ, लेकिन कपड़े सुखाने के लिए आसानी से जगह नहीं मिलती। मैं कुछ दिनों पहले फलोदी से जोधपुर आया हुआ था। पापा से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर कोर्स करने के लिए हाँ कही थी। मैं बहुत खुश था। एक बार ये मेरा कोर्स पूरा हो जाए, फिर मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। घर से हॉस्टल तो आ गया था, लेकिन मेरा हॉस्टल में मन नहीं लग रहा है। क्या कर सकता हूँ? मुझे रहना तो यही है। जीजा जी ने अपने दोस्त से मेरी जॉब के लिए बात की थी। मेरी वहाँ जॉब लग गई है। उनके कंप्यूटर रिपेयर और सेल्स का काम है। वो मुझे महीने के 4,000 रुपये देंगे। अब रोज़ क्लास से छूटने के बाद दुकान भी जाता हूँ। संडे को छुट्टी रहती है। जब मैंने हॉस्टल की 1 महीने की फ़ीस दी, तब मुझे पता चला कि जोधपुर में बाहर प्राइवेट हॉस्टल या रूम लेने पर जितना खर्च आता है, उससे कहीं कम खर्च समाज के हॉस्टल में लगता है, जिसमें खाना भी नहीं बनाना पड़ता। सब लड़के एक ही जाति के होते हैं, जिससे ना कोई डर रहता है और ना ही कोई अनजानापन। मैं जोधपुर में जैसे जैसे घुलता गया, मुझे अलग अलग हॉस्टल देखने को मिले, जिसमें राजपूत, ओसवाल, माली, बिश्नोई, मेघवाल, पुष्करना, सूथार आदि समाजों के हॉस्टल थे। इन सभी हॉस्टल में अपनी जाति के अलावा किसी दूसरे को एडमिशन नहीं दिया जाता है। क्योंकि आज संडे था, मेरी दुकान और क्लास दोनों में छुट्टी थी। मैं अपने रूम से नीचे रात का खाना खाने के लिए आया था, लेकिन पता चला कि खाना बनने में अभी देरी है। मैं और राजेश दोनों घूमने के लिए जियो वाईफाई के टावर के लिए निकल गए। जब जियो ने 4G लॉन्च किया था, तो जियो ने जोधपुर शहर में पहले टेस्टिंग के लिए जियो वाईफाई के टावर लगाए थे। जियो के वाईफाई टावर लगने के कुछ समय बाद ही जियो की सिम आई थी। जब जियो की सिम आई थी, तो हर कोई जियो की सिम ही लेना चाहता था, और कईयों ने तो अपनी दूसरी सिम को भी जियो में पोर्ट करवा दिया था, क्योंकि जियो ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शुरुआत में सभी को अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट सिम के साथ दे दिया था। जियो के आने के बाद हर किसी के पास स्मार्टफोन आ गया था। स्मार्टफोन की क्रांति लाने का श्रेय तो जियो को ही जाता है।
जियो के वाईफाई का एक टावर ओसवाल हॉस्टल के पीछे भी लगा हुआ था, जहाँ जाने के लिए राजेश और मैं हॉस्टल से निकले थे। उससे पहले एक बाजार आता है जो रोशनी से चमक रहा है। रास्ते में पूमा, एडिडास, तनिष्क, जारा, मोंटे कार्लो, यूएस पोलो के शोरूम में लगी रोशनी सड़कों को और रंगीन कर रही है। हम ओसवाल हॉस्टल पहुंचने ही वाले थे जब हमने देखा कि इंद्रेन होटल के पास भीड़ लगी हुई थी। हमने वहां जाकर देखा तो एक लड़का टैक्सी वाले से बहस कर रहा था। लड़का दिखने में 22 से 24 साल का लग रहा था। उसने तीखी मूछें रख रखी थी और उसने सिर पर लाल कलर की टोपी लगा रखी थी। टैक्सी वाला लड़के से कह रहा था कि बना माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो लड़का टैक्सी वाले का कॉलर पकड़कर कह रहा था कि मादर चोत, तुझे कितनी बार बोला है कि तू राजपूत हॉस्टल वालों से पैसे मत लिया कर, लेकिन तुझे बिना लात घुसे के समझ ही नहीं आता है और तू अपनी जात बताए बिना रहेगा नहीं। आसपास की दुकान वालों ने लड़के को रोकते हुए कहा कि बना जाने दो, इसे आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, हम समझा देंगे इसे, आप जाओ। लड़का बुलेट चालू करके निकल गया। वहां खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये हॉस्टल नंबर 3 का लड़का है और अभी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा है। पैसे बहुत हैं इसके पास, पूरे जोधपुर में खुला घूमता है, कोई कुछ नहीं कहता इसे। अगर कोई हाथ भी लगा दे तो पूरा हॉस्टल आग लगाने आ जाता है। खत्री हॉस्टल की तरह एक हॉस्टल था राजपूत हॉस्टल नंबर 3। इस हॉस्टल में राजपूत समाज के लड़के रहते थे। पूरे जोधपुर में इस हॉस्टल के लड़कों का खौफ था। यहाँ तक कि शहर में जो सिटी बस चलती थी उसमें भी लड़के बिना पैसे दिए आते थे और कोई पैसे मांग भी लेता तो हॉस्टल के सारे लड़के इकट्ठा होकर बस पर आ जाते थे। बेचारा सिटी बस वाला इस डर के कारण कभी पैसे भी नहीं मांगता था। राजपूत हॉस्टल से कई लड़कों ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। यूनिवर्सिटी के चुनावों में भी ज़्यादातर चेहरे इसी हॉस्टल से होते थे। जोधपुर में कहीं भी राजपूतों की बात होती तो हॉस्टल नंबर 3 के लड़के सबसे आगे रहते थे। जोधपुर में हॉस्टल तो कहीं थे, लेकिन अगर इन्हें श्रेणियों में बांटा जाए या कैटेगराइज किया जाए तो रौब और दबंगाई में राजपूत हॉस्टल, पैसों में ओसवाल हॉस्टल, दबा और कुचला मेघवाल हॉस्टल, सभ्य और संस्कारी पुष्करना हॉस्टल का नाम सबसे पहले आता है। हम गीता भवन रोड से होते हुए बी रोड पार कर जियो के वाईफाई के लिए ओसवाल हॉस्टल तक पहुंचे। वाईफाई की स्पीड तो इतनी थी कि 2 GB की मूवी 10 से 15 मिनट में डाउनलोड हो जाती थी। हॉस्टल के पीछे लड़कों की कतारें लगी हुई थी। कोई तो लैपटॉप लेकर आ बैठ गया था, एक हाथ में लैपटॉप तो दूसरे में मोबाइल, जिसे देखो बस वाईफाई को लूटने आया हुआ था। मैं और राजेश भी नई फिल्में और मोबाइल अपडेट करने में लग गए। ओसवाल हॉस्टल भी जोधपुर में जाना माना हॉस्टल था। हॉस्टल के अंदर खड़े होके समझ आ रहा था कि जियो का वाईफाई का टावर यहाँ क्यों लगाया गया है। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हॉस्टल में 1000 से ज़्यादा लड़के रहते थे। हॉस्टल में कूलर, टेबल, कुर्सी, बेड आदि की सभी सुविधाएं थी। समय समय पर समाज के धनी व्यक्ति भी अलग अलग प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, खेलने के लिए गार्डन भी है और खाना बनाने के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं। हॉस्टल में नियम कायदों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इस हॉस्टल में अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि हम मसूरी जैसे हिल स्टेशन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। फीस के नाम पर नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है और छात्रों के परिजनों से समाज में सहयोग करने का ही आग्रह किया जाता है। मेरा देश मेरे बाद की पीढ़ियों का भला क्या हो ये सोचने वाला देश है। मेरा देश स्वार्थी लोगों का देश नहीं है। जोधपुर में हर समाज का हॉस्टल मिल ही जाएगा, लेकिन एक बात मुझे हरदम सोचने पर मजबूर करती थी कि जोधपुर इतना बड़ा शहर है, यहाँ हर समाज का हॉस्टल है। जोधपुर में जितनी भी लड़कियाँ बाहर से आकर पढ़ाई कर रही थी वो या तो प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी या फिर रूम शेयरिंग करके। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आता है कि इतने बड़े शहर में समाज के सारे हॉस्टल लड़कों के लिए क्यों थे।
समाज के हॉस्टल लड़कियों के लिए क्यों नहीं है? निरंतर रेडियो पर इस श्रृंखला की और कहानियों को सुनते रहें। नई कहानी हर सोमवार और बुधवार।